हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फैन फिक्शन स्टोरी। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पिछले पार्ट में हमने देखा था ईगो ने जान और बैंकिंग को साथ में देख के जेलस फील कर रहा था। इस पार्ट में हम देखते हैं कॉलेज शुरू होने के बाद जान अपने दम पे रहना शुरू कर देता है, लेकिन उसने महीने में एक बार डिनर के लिए जैंग्स रेसिडेंट आने का ट्राई करता है। यानी कि शादी होने के बाद मंथ में एक बार रेगुलर फैमिली गेट टुगेदर होता है। इस मोमेंट जहान ने मेन डोर पे एंटर करता है तो मिस्टर जांग उसे कसकर गले लगा लेते हैं, क्योंकि मिस्टर जांग के पास हॉस्पिटल का चार्ज था। वो दोनों अक्सर एक दूसरे को देखते थे, लेकिन जान उनके रिलेशन छुपाना चाहता था, इसलिए वो आमतौर पे उनसे दूरी बना के रहता था। मिस्टर चांग ने जान को हमेशा अपने सन की तरह ही माना था, इसलिए जब मौका मिले तो वो पब्लिक में जान को अपने फादरली प्रेजेंट दे सकता है। जान के आर्म को होल्ड करते हुए पूछते हैं, और जान कैसे हो? जान कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे वीआईपी डिपार्टमेंट में फिर से कवर करने देने के लिए थैंक यू। मिस्टर जांग कहते हैं, तुमने अच्छा किया है, हर कोई तुमसे प्यार करता है, स्पेशली नर्स और मेल। मिस्टर जांग ने अपने बेटे की कैपेसिटी पर प्राउड करते हुए जोर से हंसे और लिविंग रूम में आने के बाद जान ने मिसेस जांग को देखा, जो उसे देख के नोट कर रही थी। मिस्टर जांग के अपोजिट मिसेस जांग ज़्यादा डिग्निफाइड थी और उनकी एक्सप्रेशन पर उनका पूरा कंट्रोल था। वो एक रिच फैमिली में बड़ी हुई थी, तो वह खुद को अच्छे से संभाल लेती थी और बच्चों को भी उन्होंने अच्छी तरीके से बड़ा किया था। इंडिविजुअली जान और चैंग परफेक्ट बच्चे थे जो रूल को फॉलो करते थे। जब वो दोनों साथ में तबाही मचाते थे, मिसेस जैंग उन्हें पनिश करती थी। जान को पहले लगता था कि वो उसे पसंद नहीं करती क्योंकि वो उनका चाइल्ड नहीं था। हालांकि उसे बाद में पता चला, जब कोई जान के बैकग्राउंड के बारे में कोई गॉसिप कर रहा था तो उन्होंने उसे बहुत फटकार लगाई। उस इंसिडेंट के बाद उसे रियलाइज हुआ कि जो उनके साथ उसकी एक्शन थे उसका मतलब कोई नेगेटिव नहीं था, वो उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। किसी ने पास से नहीं देखा तो उन्हें मिसेस जांग को गलत समझ सकते हैं। जान कहता है, गुड इवनिंग आंटी। मिसेस जांग कहती है, तुम अच्छे से तो खाना खा रहे हो ना, तुमने कुछ वेट लॉस किया है? यानली कहते हैं, हाँ वो शायद खा नहीं रहा होगा। अचान ने कहा था अजान के डिपार्टमेंट में हाल ही में ओवर टाइम कर रहा है, ओवर शेड्यूल हो चुका है। वो जान यानली की तरफ देखता हुआ कहता है, जीजे। मिस्टर जांग सजेशन देते हुए कहते हैं कि हमें उस डिपार्टमेंट में एक और डॉक्टर को हायर कर लेना चाहिए। जान कहता है, नहीं सब ठीक है, हम धीरे धीरे हमारे पेशेंट को बिल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब है ज़्यादा पेशेंट हमसे ट्रीट करवाना चाहते हैं तो हमें कुछ टाइम एडजस्ट करके हमारी क्षमता बढ़ानी होगी। मिस्टर जान को याद दिलाते हुए कहते हैं, जान सही है, तुम एक और डॉक्टर हायर नहीं कर सकते क्योंकि तुम नहीं चाहते वो ज़्यादा काम करे। वो एक प्रोफेशनल है, उसे सीखने दो। चैंग लिविंग रूम में आता हुआ कहता है, डिनर रेडी है। तो जान, यानली और चैंग डिनर के लिए पहले निकलते और उन्हें फॉलो करते हुए मिसेस जैंग और मिस्टर जैंग जाते हैं। जब जान डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो उसे सुनाई देता है कि मिसेस जैंग कह रही होती है, तुम्हें एक डॉक्टर हायर कर लेना चाहिए, अगर काम बढ़ रहा हो सीईओ बनकर करने के लिए सही है। जब मिस्टर जैंग ने ये आइडिया दिया जान को, तब जान ने मना कर दिया था, लेकिन जब मिसेस जैंग ने ये कहा तो ये सुनकर वो हेल्प नहीं कर पाया और मुस्कुराया। वो कैसे मना कर सकता था? वो जैंग हाउस को चार्ज करती थी। जिंगलिंग डाइनिंग रूम में आता हुआ ग्रीट करता हुआ कहता है, अंकल शाह। जान कहता है, हेलो, मैं सोच रहा था तुम कहाँ हो और जिशोन कहाँ है? जिंगलिंग कहता है, उनका न्यू प्रोजेक्ट अगले मंथ आने वाला है तो फादर लेट तक काम करते हैं। और जान के पास आता हुआ विस्पर करता हुआ कहता है, उन्होंने ग्रैंडपा को एक मॉडल देने का प्रॉमिस किया था, इसलिए वो आज रात नहीं आ सके। दोनों भी चुपचाप मिस्टर जैंग के तरफ देखते हैं। सभी डिनर कर रहे थे, तभी जैंग जान से पूछता है, डेट कब है? ये सुनकर सभी अपनी जगह पे ही फ्रीज हो जाते हैं और जान की तरफ देखते हैं, जो जैंग को ही देख रहा था और अपनी दांत पीसता हुआ कहता है, ये सिर्फ एक थैंक यू डिनर है। जान सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन यानली चैंग ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा, वाह इबू,
ने मुझे कभी बाहर ट्रीट नहीं किया, मैं उसका रेगुलर डॉक्टर हूँ। जहान कहता है शायद अगर तुमने वैंकिंग के साथ अपने ब्रदर के गॉसिप नहीं किए होते तो तुम्हारे पेशेंट भी तुमसे ज़्यादा काइंड होते। जब वैंकिंग को मेंशन किया तो सभी के सिर जैंग के तरफ घूम जाते हैं। जैंग कहता है यू। मिसेस जैंग अपने स्टिक को नीचे पटकते हुए दोनों को यूजलेस झगड़े से रोकती है। यानली और जिंगलिंग पीछे मुंह छुपा के हंस रहे थे। ये कहा जा सकता था कि जिंगलिंग हमेशा जिंग फैमिली के साथ डिनर करने का इंतज़ार करता था कि वो अपने अंकल की चाइल्डिश हरकतों पे अपनी ग्रैंडमा से डांट पड़ते हुए देख पाए। डिनर के बाद जहान और मिस्टर जैंग उनके ऑफिस में जाते हैं जहान के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के लिए, जैसे पहले मेंशन था। इसी टाइम मिस्टर जैंग को अपनी फादरली ड्यूटी निभा सकते थे और जहान के साथ बॉन्ड पूरी फैमिली समझती थी, इसलिए वो उन दोनों को प्राइवेसी देते हैं। जहान डोर बंद करने से पहले ही मिस्टर जैंग पूछते हैं अजान जो अचैंग ने कहा वो सच था। जहान आज रात ये टॉपिक उसके सामने आएगा ये उसने उम्मीद नहीं की थी। जहान कहता है सच में ये सिर्फ थैंक यू डिनर है। मिस्टर जैंग इडियट नहीं थे, वो इतने ओल्ड थे कि वो समझ पाए यंग जनरेशन कैसे रास्ते से जाते हैं। वो अच्छे से जानते थे कि नॉर्मल डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप में थैंक यू डिनर नहीं आता। या तो जहान इस बारे में बात करने के लिए रेडी नहीं है या उसे समझ नहीं आ रहा है उनकी रिलेशन कहा जा रही है जैसे फादर वैसे डॉटर। और वो सारे मिस्टर जैंग अब इतना ही कर सकते थे कि जहान को दूर से देख सके। मिस्टर जैंग कहते हैं इस डिनर में जो भी कुछ हो बस इतना जान लो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे जो भी तुम्हारा चॉइस हो। मिस्टर जैंग ने विस्की के 2 ग्लास भरे और एक जहान को दिया और कहा जब तक तुम्हारे पास किसी पर डिपेंड रहने के लिए है तब तक हम यही चाहते हैं, हम और तुम्हारे पेरेंट। जहान ने वो ग्लास नीचे रखा और सरप्राइज होकर देखा। उसे कुछ पल याद आए जो वो भूल चुका था। थोड़ी देर साइलेंट के बाद मिस्टर जैंग के तरफ देखते हुए कहता है आई विल। सभी जैंग्स के साथ झूठ बोलना और मिस्टर जैंग के साथ इस बारे में बात करना अवॉइड करने के लिए हार्ड था। वो बहुत ग्रेटफुल था कि मिस्टर जैंग ने उसे तब अपना लिया जब उसके रिलेटिव उसे अपनाने के लिए रेडी नहीं थे। वो जानता था कि मिस्टर जैंग ने उसे अपने बच्चों से ज़्यादा स्पॉइल किया था। उनके रिजल्ट में जैंग हमेशा जेलस होकर उसे बहस करने लग जाता था। जैंग मिस्टर जैंग को रिपे करने के लिए अवेलेबल नहीं था तो वो अपनी पूरी लाइफ टाइम नेचुरली उन्हें फादर फिगर से ज़्यादा मानता है। 1 घंटे तक वो उनकी बातचीत के बाद वो रूम से बाहर आते हैं। वो सीढ़ियों की तरफ जा ही रहे थे। उन्हें यानली ग्रीट करती है। मिस्टर जैंग पूछते हैं क्या तुम बाहर जा रहे हो? यानली कहते हैं हाँ फादर। मिस्टर जैंग कहते हैं ये एक स्कूल नाइट नहीं है तो तुम यहाँ रुक सकते हो तुम्हारे बेड टाइम तक। और जैंगली को विंक करते हैं। जैंगली हंसता हुआ ग्रैंडपा के पास जाता है और दबी हुई आवाज से कहता है इट्स ओके ग्रैंडपा, कल मेरी अर्ली अपॉइंटमेंट है तो आज मुझे जल्दी सोना होगा। मिस्टर जैंग और जहान एक भुए ऊपर करते हुए कहते अपॉइंटमेंट। जैंगली ने अपनी इम्पोर्टेंट शो अप करते हुए अपनी चिन ऊपर कर ली। यानली अपने सन की बिहेवियर देख के स्माइल करते हुए कहते हैं स्कूल फ्रेंड। तो वो समझ जाते हैं। मिस्टर जैंग कहते अच्छा है मेरा ग्रैंडसन एक इम्पोर्टेंट पर्सन है जिसे पता है अपना स्लीप शेड्यूल कैसे बनाना है। और जैंगली के शोल्डर पे पैट करते हैं और उसके साथ नीचे जाते हैं। यानली और जहान दोनों भी उनके तरफ देखते सिर शेक करते हैं। अब वो अकेले थे तो यानली जहान से पूछती है तो जहान साइन करता है। तो वो ऐसा फील कर रहा है उसे इस बारे में कितनी बार बात करनी होगी। तो जहान कहता है जे यानली उसे इंटरफेयर करते हुए कहते आजान मैंने सुना है आज तुम अपने काम पे कुछ खोए हुए थे और उसने तुम्हारे लिए कुछ डिजर्ट भी लाए थे। जहान सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा था लेकिन यानली के शब्दों ने उसे किसी भी बहाने को रोक दिया। वो जानता था कि वो किस और हिंट करना चाहती थी लेकिन जो उसने कहा वो भी तो सच था। जहान ऐसा फील कर रहा था जैसे वो रंगे हाथों ही पकड़ा गया है। साइलेंस की वजह से यानली उस पर फिर से अटैक करते हुए कहती है थैंक यू जैसे या नहीं अगर इससे कुछ ज्यादा हो तुम्हें ये ढूंढने का ट्राई करना चाहिए। हमने पहले तुम्हें इस तरह से कभी नहीं देखा तो क्लियरली इसका कुछ मतलब है। जहान कहता है
हम कौन? जान कहता है उसकी हमारे फैमिली में अभी तक शादी भी नहीं हुई है और तुम मेरे बारे में उसके साथ गॉसिप कर रही हो। यानली नर्वस होते हुए हंसते हुए कहती है, बस कुछ टाइम की तो बात है। जान कहता है जिस स्पीड से वो इडियट जा रहा है, वैंकिंग को उससे कोई अच्छा छीन के लेके चला जाएगा। जहान चैंग के बारे में बुरी बातें कर रहा था और वो खुश था कि उसने सब्जेक्ट चेंज कर दिया है। वो कार की तरफ जाते हैं। जिंगलिंग जहान को हक करता है और कार के बैक सीट पे बैठ जाता है। यानली भी सेम करती है और उसके जाने से पहले पूछती है, तो तुम्हें पता है ना तुम्हें डेट पे क्या पहनना है? जहान सोचता है तो मेरा मिशन फेल हो गया। जहान कहता है जीजे। और दूसरी तरफ डिस्टर्ब स्टेट में ईबो अपने चेकअप के बाद वापस वांग रेसिडेंट पहुंच जाता है। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे उस वुमेन से जो क्लिंजी हो रही थी उससे अनोई फील करे या उसके साथ आने वाले डिनर के लिए एक्साइटेड हो। जब वो फ्रंट डोर तक पहुंच जाता है तो वो कम से कम ये जानता था कि उसे अपने अपार्टमेंट में वापस जाना चाहता है, क्योंकि वो मेडिकली अब क्लियर हो गया है। तो वो डिनर के समय घर अपना डिसीजन अनाउंस करता है। मिसेज वहाँ खुश नहीं थी। ईबो कहता है, मदर आपको पता था मैं आखिर में यहाँ से चला जाऊंगा। मिसेज वांग कहते, लेकिन ईबो फिर से कहता है, आप चाहती थी कि मैं मेरी मेडिकली क्लियर नहीं होता तब तक यहाँ रहूं, लेकिन अब मैं क्लियर रहूं। ईबो से हार मानकर मिसेज वांग सिर्फ साइन करती। वो दुखी होते हुए अपने शोल्डर सिकुड़ लेती है। अपनी वाइफ को ऐसी स्टेट में देख के मिस्टर वांग कहते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा शेड्यूल ज़्यादा बिजी नहीं है तो तुम्हें अक्सर तुम्हारे मदर से मिलने आना। ईबो जवाब देता हुआ कहता है, ठीक है फादर। डिनर के बाद बच्चे हमेशा डाइनिंग टेबल क्लीन करने के लिए हेल्प करते थे। ईबो भी अभी घर में है तो वो भी उन्हें ज्वाइन करता है। सिचेन इसका फ़ायदा उठाता हुआ ईबो से पूछता है, क्यों तुम्हें अपने अपार्टमेंट में जाने की जल्दी है? तुम्हें जाने के लिए कुछ दिन है ना? ईबो कहता है लेकिन मुझे देखना है कि मेरे वार्डरोब में मेरे पास क्या ऑप्शन है। मैंगिया और सिचेन की तरफ देखते हैं। ईबो कहता है मैं, और वो रुक जाता है। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अपना क्राइम रिवील करने वाला है। फिर कहता है, कल मुझे एक डिनर अटेंड करना है। सिचेन कहता है, एक बिजनेस डिनर ना, क्योंकि दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। ईबो नहीं कहने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन वो वापस बंद करता है और सोचता है ये एक बिजनेस डिनर कहने के लिए सही नहीं है, लेकिन ये मेरा अप्रिसिएशन दिखाने के लिए है। ईबो की हिचकिचाहट देखकर मैंगिया सोचता है ऐसा नहीं हो सकता। मैंगिया धीरे से कहता है, एक डेट? ईबो उसे इंटरफेयर करता हुआ कहता है, नहीं। मैंगिया के शब्दों ने ईबो के दिल जोरों से धड़कने लगा था। ईबो कहता है, एक सिर्फ थैंक यू डिनर है। मैं पिछले एक मंथ से उसके सर्विस के लिए मेरी अप्रिसिएशन दिखाना चाहता हूँ। सिचेन और मैंगिया बड़ी आंखें करते हुए उसकी तरफ देखते हैं और कुछ कह पाते उससे पहले ही ईबो दौड़ता हुआ अपने रूम में चला जाता है। कुछ मिनट साइलेंट के बाद मैंगिया सिचेन की तरफ टर्न करता हुआ कहता है, तुम्हारा ब्रदर वहाँ। ईबो अभी अपनी आवाज़ उठाई। वो शटर भी कर रहा था, अपने आप को जस्टिफाई करने की ट्राई कर रहा था। सिचेन नोट करता है, वो अभी भी शॉक में ही था कुछ कहने के लिए। मैंगिया कहता है, मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि दूसरा पर्सन कौन होगा, डॉक्टर शाह होगा। सिचेन फिर से नोट करता है। मैंगिया जिस रास्ते से ईबो गया उस तरफ देखता हुआ कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसे रियलाइज हुआ है? सिचेन उसे इंटरफेयर करता हुआ कहता है, नहीं, और साइन करता हुआ अपना सिर शेक करता है। ऑफ कोर्स उसे अपनी फीलिंग रियलाइज नहीं हुई होगी जब वो बात कर ही रहे थे। तभी जिंगली और जिंगजियान उनकी बात सुनकर डाइनिंग टेबल क्लीन करना रोक देते हैं। उनके आइस कोल्ड और फेमस अंकल के बारे में इतनी बड़ी खबर से वो कैसे दूर रह सकते थे? उन्हें कोई आइडिया नहीं था क्या हुआ, लेकिन वो सिजोई और जिंगली को ये बातें बताने के लिए एक्साइटेड थे। दूसरी सुबह सिचेन बच्चों को स्कूल लेके जाने से पहले ईबो को गुड बाय कहने चाहता था, लेकिन वहाँ ईबो का कोई नामो निशान नहीं था। तो वो अंकल शू से पूछता है तो वो बताते हैं ईबो 6 बजे के आसपास ही चला गया। मैंगिया सिचेन से पूछता है, उसे पता है ना डिनर का क्या मतलब है? जिंगली कंफ्यूज होता हुआ पूछता है, क्या अंकल को पता नहीं है सुबह में ब्रेकफास्ट करते हैं? जिंगी नॉर्मल है, इस बात पे गिव अप करता हूँ। और उसका फेस ऐसा बन गया था जैसे तुम बोल ही क्यों रहे हो?
कार की तरफ जाते हैं। जिंगली उसके पीछे दौड़ता हुआ कहता है, मैंने क्या गलत कहा है। जब वो स्कूल पहुंच जाते हैं तो जिंगली दौड़ता हुआ अपने क्लासरूम में न्यूज़ बताने के लिए जाता है और कहता है, गेस करो गेस करो। तो वो सारे स्टूडेंट उसके तरफ देखते हैं और वो सुजोई और जिंगली के पास आता हुआ धीरे से कहता है, मेरे अंकल के पास एक डेट है। क्योंकि सभी जानते थे कि वांग इबो कैसा है और सुजोई और जिंगली इन यंग वांग्स के वजह से उन्हें कुछ ज़्यादा ही पता था। ये उनके लिए शॉकिंग था। वो जिंगली के बातें पे नहीं कर पा रहे थे तो वो जीजान के तरफ कंफर्म करने के लिए देखते हैं। जीजान क्लासरूम में आता है और बैकपैक निकालता हुआ जिंगली के बातों पे कंफर्म कर पाता उससे पहले ही जिंगलिंग कहता है, मेरे अंकल भी एक डेट पर जल्दी ही जाने वाले हैं। सुजय पहली खबर से भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता हुआ कहता है, क्या? जिंगलिंग कहता है, हाँ मैंने सुना कल डिनर पर वांग्स भी कहते हैं। सुजय का दिमाग ये बात सुनकर दौड़ने लग जाता है और वो कहता है, तुम्हारे अंकल रिसेंटली हॉस्पिटलाइज हुए। अंकल वैनिंग और अंकल शाओ उस टाइम वीआईपी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। जीजान कहता है, अंकल इबो वीआईपी डिपार्टमेंट में ही थे। सुजय कहता है, दोनों अंकल जो कभी रिलेशनशिप में नहीं थे अब उनके पास डेट है। ऐसा लगता है कि जिंगली और जीजान सुजय क्या कहना चाहता है ये समझ आता है। इबो को रात में नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि उसे किस बात पे एक्साइटेड होना चाहिए कि वो अब मेडिकली क्लियर हो गया है और वो काम पर वापस जा सकता है या डिनर के लिए एक्साइटेड होना चाहिए। जो भी रीज़न हो, इबो जल्दी से उठ जाता है सनराइज होने से पहले ही। अंकल शिव को इसलिए केवल पता था कि इबो चला गया है क्योंकि उन्होंने इबो की कार जाते हुए देखी थी। जब वो अपने अपार्टमेंट के नीचे पहुंच जाता है, वो लिफ्ट लेके ऊपर जाता है। वो अपने अपार्टमेंट में एक मंथ के बाद आ रहा था लेकिन वो सीधे अपने क्लोजेस के तरफ जाता है। उसे किसी बात की फिक्र नहीं थी क्योंकि जब से वो यहाँ से गया था तब इबो ने अपने अपार्टमेंट के लिए क्लीनिंग लेडी हायर कर ली थी। वो अगले कुछ घंटे एक हाई स्कूल गर्ल जो अपने फर्स्ट डेट के लिए जो अपने क्लोजेस में ड्रेस ढूंढ रही है, उसने अपने क्लोजेस को उथल पुथल कर दिया था। फिर भी इबो को सभी आउटफिट आउटडेटेड और डॉक्टर के साथ प्रोफेशनल डिनर के लिए फिट नहीं लग रहे थे। उसने जो 2 मंथ पहले गुच्ची का सूट जो $5,500 का था वो भी था। तो वो फाइनली डिसीजन लेता है कि उसे नए कपड़े खरीदने होंगे। इबो अपनी की उठाकर डोर की तरफ जाता है। अनफॉर्चुनेटली तभी डोरबेल रिंग होती है तो वहाँ न्यूसेन था। जब वो इबो के हाथ में की देखता है तो न्यूसेन पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? इबो कहता है, नए कपड़े खरीदने। न्यूसेन का फेस ब्लैंक हो जाता है और कहता है, मैटर ऐसा है कि तुम कपड़े खरीदने नहीं जा रहे हो, तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे कह सकते हो। इबो कहता है, ए अर्जेंट है। न्यूसेन कहता है, क्या अर्जेंट है? इससे इबो को पता चला कि न्यूसेन को डिनर के बारे में पता नहीं है। वो जवाब देने के लिए हिचकिचा रहा होता है और कहता है, डिनर के लिए आज। न्यूसेन कहता है, तुम्हारे पूरे सूट के बारे में। ओह रुको, क्या डिनर? मुझे याद नहीं है हमारे शेड्यूल में डिनर है। इबो उसके सवाल को अवॉइड करता हुआ कहता है, ये पर्सनल है, और डोर की तरफ जाता हुआ बाहर चला जाता है। न्यूसेन को अपार्टमेंट में अकेला छोड़ देता है। न्यूसेन कहता है, पर्सनल डिनर? वांग इबो, कौन सा डिनर और किसके साथ? इस टाइम तक इबो न्यूसेन से दूर चला गया था और अपनी आइडेंटिटी छुपाता हुआ अलग अलग स्टोर में सही आउटफिट ढूंढ रहा था कि किसी तरह से न्यूसेन इबो को लोकेट करता है और डिनर प्लान के बारे में पूरी डिटेल लेता है। बेशक न्यूज एक प्रोफेशनल था, वो कैसे इबो को अपकमिंग इवेंट के बारे में बताने से चूक सकता था, क्योंकि वो इसी वजह से तो इबो से मिलने आया था जिसे उसे 1 घंटा लगने वाला था। उसे उससे पूरा दिन लग गया। डिनर के टाइम भी हो रहा था क्योंकि इबो ने डिनर की सारी तैयारी कर ली थी। इससे वो सरप्राइज नहीं था कि वो आधे घंटे पहले ही पहुंच गया। बेशक वो चाहता था कि जैसे उसने ऑर्डर किया है सभी वैसे ही हो और उसका गेस्ट मील एंजॉय कर पाए। इबो ने लाइट ब्लू सूट, वाइट टी शर्ट और वाइट टेनिस शूज। इबो का आउटफिट कैजुअल स्टाइल का था। इबो ने जो रेस्टोरेंट चूज किया था वो वीआईपी गेस्ट
की स्पेशल केयर की जाती थी। प्राइवेट रूम में उनका पर्सनल वेटर दिया जाते थे। जब वेटर इबो को अंदर आते हुए देखते हैं, वो दोनों भी मेस्मराइज हो चुके थे। इबो की कोल्ड ऑरा से डर गए थे। उसे लाइट ब्लू आउटफिट, उससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो हेवन से ही आया है, जिससे वो टच नहीं कर सकते। वेटर को गेस्ट की केयर करना हार्ड हो जाएगा। जब वो बेरली उन्हें देखता है, वो उनसे बात करना तो दूरी है। वेटर का काम तब और भी मुश्किल हो जाता है जब उन्होंने दूसरी पार्टी को देखा। वांग इबो के साथ जो डिनर करने आया था, ओके जैसे ही वो पर्सन भी हेवन से आया हुआ लग रहा था। जान उन्हें शाय स्माइल दे रहा था। उसे दिख रहा था कि वो इस फैंसी रेस्टोरेंट में अनकंफर्टेबल है। उसे ऐसा लग रहा था इन दोनों हैंडसम मैन के बीच थर्ड व्हील है जो साथ में प्राइवेट डिनर करने आए हैं। वो उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उनका आउटफिट। जब इबो वेटर की तरफ देखता है तो उसके बाद वो जान की तरफ देखता है और वो दोनों भी जोर से हंसने लग जाते हैं, क्योंकि जान का आउटफिट लाइट ब्लू सूट और वाइट शर्ट इबो के तरह ही, उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंट था कि जान के वाइट ड्रेस, शूज और सिंगल टाइल का जैकेट। दूसरी तरफ इबो का डबल ब्रेस्टेड भी कह सकता था कि ये कपल आउटफिट है। दोनों भी हेल्प नहीं कर पाते और स्माइल करते हैं। किस्मत कैसे उन्हें इस सिचुएशन पे लेके आई है। अगर उन्होंने इन साइन को इग्नोर किया तो अगर करने वाले के लिए कैसे होप रहेगी। इबो उसे टीज करता हुआ कॉम्प्लीमेंट करता है, नाइस आउटफिट। जान एम्बेरेस होता हुआ जवाब देता है, थैंक, मेरे जीजी ने पिक किया है। तुम्हारा? इबो अपना गला साफ करता हुआ कहता है, मेरे क्लोजेट में था। जब वो दोनों अपने दुनिया में खो गए थे, तब वो पुअर वेटर अपने आप को समझा रहा था कि उसे अपने काम प्रॉपरली करना है। खाना और बातचीत करते हुए इबो की सोच फिर उस फीमेल डॉक्टर पर जाती है जो उस दिन जान के पास थी। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो वो आज उनकी रिलेशनशिप ढूंढने का सोचता है। इबो कहता है, जान गो, जैसे तुम सक्सेसफुल, तुम्हारी ग्रेट पर्सनालिटी है, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? इबो के सवाल से जान का खाना अटक ही गया। जान सोचता है, क्या वो सीरियस है? वो बात पूरी करता हुआ कहता है, जैसे वो फीमेल डॉक्टर। अब जान कंफ्यूज होता है, कौन सी फीमेल डॉक्टर? इबो कहता है, शोल्डर लेंथ, ब्लैक हेयर, तुम्हारे शोल्डर तक उसकी हाइट। मैंने तुम दोनों को उस दिन बहुत क्लोज देखा था जब मैं चेकअप के लिए आया था। उस दिन जितना ज़्यादा इबो बोल रहा था उतना ही ज़्यादा दिख रहा था कि इबो जेलस हो रहा है। जान याद करने की कोशिश करता है, क्या इबो किसी और फीमेल डॉक्टर से मिला है? जितना वो डिस्क्राइब कर रहा था उसे सिर्फ वैंकिंग ही लग रही थी। हालांकि वो इबो के जाने के बाद आई थी। क्या इबो वापस आया था? जान कहता है, तुम्हारा मतलब है वैंकिंग? इबो पूछता है, क्या तुम क्लोज हो? क्योंकि जान ने उसके नाम से बुलाया था। जान इबो के टोन और स्केयर में चेंज नोटिस कर पा रहा था और रियलाइज करता है कि इबो क्या अज्यूम कर रहा है। तो जान कहता है, नहीं नहीं, वैंकिंग में कलीग है इंटरनल मेडिकल डिपार्टमेंट में। जान रुककर इबो के एक्सप्रेशन देखता है और कहता है, हम क्लोज है क्योंकि उसका यंगर ब्रदर वैनिंग है जो मेरा नर्स है। मैं उसका नेफ्यू के साथ भी क्लोज हूँ जो मेरे नेफ्यू के क्लासमेट है। हम इसलिए क्लोज है क्योंकि बहुत रिलेशन है, लेकिन नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। जान एम्बेरेस होता हुआ अपना नोज रब करता हुआ कहता है, मैं एक्चुअली में कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। इबो ने अपना चॉपस्टिक उठा लिया था। जब वो जान की शब्द सुनता है तो उसके लगभग हाथों से गिरी गए थे। वो 90 ईयर ओल्ड मैन जो इस सब्जेक्ट को चेंज करता है। हालांकि इबो के लिए इससे ज्यादा खुशी की खबर कोई नहीं सकती थी। इबो के आंखों में चमक और वो स्माइल करता हुआ जान की तरफ देखता हुआ कहता है, मीट यू। उन दोनों के फेस से वो दोनों को पता चलता है कि उसका क्या मतलब है। जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे, दोनों की सिचुएशन और उनकी खुद की फीलिंग एक ओपन बुक की तरह थी। लाइक आई लाइक हिम। वो दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। फाइनली जान एक साइलेंट ब्रेक करता हुआ कहता है, फुट ठंडा हो रहा है। तो इबो फोर्सली रियलिटी में वापस आता है और उसके फेस पे
पाउच था जो एडजस्ट करता हुआ खाने पे ध्यान देता है। जब शाम खत्म होने के बाद दोनों के सेपरेट कार जो अपने सेपरेट रास्तों में निकल जाते हैं। यह हग, किस और इंटीमेसी नहीं थी, क्योंकि ये ड्रामा नहीं था दोनों को जिन्हें किसी पर डिपेंड होने की जर्नी करनी थी। इसमें कुछ टाइम लगेगा। रात में ईबो मैसेज करता है गुड नाइट जानगम, जान मैसेज करता है गुड नाइट बॉडी। आज हम यहीं पे हमारा फैन फिक्शन खत्म कर रहे हैं। आपको ये फैन फिक्शन पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।